प्यारे बच्चों, आज हम दूसरी वीडियो विकल्प का बना रहे हैं और सही विकल्प है संख्याओं 5 और 10 का एचसीएफ होगा। ऑप्शन में दिया है 0, 1, 5 और 10। अब एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, पहले इसको हम समझ लें। 5 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5। इसके बाद 10 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पहले 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। अब हम देखेंगे कि 5 का अभाज्य गुणनखंड हमको 5 और 1 मिला। 10 का अभाज्य गुणनखंड हमको 2 और 5 मिला और एक कॉमन है, एक तो आएगा ही। तो देखेंगे कि दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, दोनों में आई है। 1 भी दोनों में है और 5 भी दोनों में है। तो एचसीएफ हमारा जो संख्या दोनों में होगी उसको एक बार लिखेंगे, 5 लिखेंगे, गुणे करेंगे और 1 लिखेंगे। तो एचसीएफ हमारा 5 एकम 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही है। दूसरा क्वेश्चन है पहले का, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। पहला ऑप्शन दिया है c/a, दूसरा दिया है b/c और तीसरा दिया है -b/a और चौथा दिया है -a/c। तो हम जानते हैं कि मूलों का योगफल -b/a होता है और मूलों का गुणनफल c/a होता है। तो इसमें हमको मूलों का गुणनफल पूछा है, इसलिए -b/a होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पहले का तीसरा, रैखिक समीकरण युग a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कोई हल नहीं होने की शर्त है। अब देखिए, पहला जो शर्त दिया है, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तो एक अद्वितीय हल होता है। दूसरा दिया है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो कोई हल नहीं होता है। लेकिन तीसरा ऑप्शन दिया है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 तो इसके अनंतानेक हल होते हैं। और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब यहाँ पहले का चौथा दिया है, एपी दिया हुआ है, एपी 1 है, -1 है, -3 है, -5 में सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर देखिए दोस्तों, हम कैसे ज्ञात करते हैं। हमको एपी दिया है 1, -1, -3 और -5। ये हमारा प्रथम पद होता है, द्वितीय पद होता है, ये तृतीय पद होता है, ये चतुर्थ पद होता है। डी मतलब सार्व अंतर, सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है कि दूसरे पद में पहले पद को घटाना। a2 - a1, a2 हमारा -1 है, माइनस करेंगे प्रथम पद को a1 को तो 1 है। अब समान चिन्ह होने पे राशियां तो जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है, तो माइनस चिन्ह ही रहेगा और दोनों राशियां जुड़ जाएंगी। तो 1 और 1 मिलके बना 2, ये -2 हमारा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के
बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। अभी देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का कथन है पूरा कि यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय लगता किसमें है? समकोण त्रिभुज में। तो निश्चित ही ये कथन ही बता रहा है कि जो इसका कोण जो होगा वो कितने होगा? 90 अंश का होगा। अगला क्वेश्चन, बिंदुओं A1-2 और B-3 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है -1 और 1, बी ऑप्शन दिया है -2 और 2, सी ऑप्शन दिया है 1 और -1, डी ऑप्शन दिया है 2 और -2। अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक कल भी हम आपको बताए थे। पहला निर्देशांक दिया है -a का निर्देशांक है 1 और -2 और b का निर्देशांक है -3 और 4। अब देखिए हमको मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, ये हमारा x1 का मान है, ये हमारा y1 का मान है, ये हमारा x2 का मान है, हमारा y2 का मान है। तो x का जब मान हम निकालेंगे तो होता है x1 प्लस x2/2 और y का निकालेंगे तो y1 प्लस y2/2। अब x1 का मान हमारा क्या है? 1 है, प्लस करेंगे x2 का मान -3 है बट्टे 2 y है, y1 का मान हमारा क्या है? -2 प्लस करेंगे y2 का मान हमारा 4 है बट्टे 2 बराबर 1 प्लस और माइनस 3 हो जाएगा बट्टे 2 हो जाएगा। 4 में 2, क्योंकि ये ऋण में है, ये धन में है, संख्याएं जुड़ेंगी नहीं, घटेंगी, और बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे। 4 में 2 घटाएंगे तो 2 और बट्टे 2। अब 3 देखिए, यहाँ पे 3 बड़ी संख्या है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो घटेगी, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे -2/2 और y बराबर मेरा 2 एक कम 2 भाग चला गया, 1 आया, इसका भी भाग चला गया तो 1 आया। तो हमारे निर्देशांक मिल रहे हैं -1 और 1। ये आंसर हुआ, मतलब इसका कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इस तरह पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। रिक्त स्थान भरिए। 3√2 एक संख्या है, खाली स्थान भरना है। इसमें दिया है ऑप्शन अपरिमेय संख्या है, परिमेय है। तो √2 को हम जानते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो निश्चित ही यह क्या होगी? यह अपरिमेय संख्या होगी। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को क्या कहते हैं? अब इसको हमको हल करना है। अब एक होगा हमारा इसमें वर्ग समीकरण, क्या कहते हैं? इसे वर्ग समीकरण कहते हैं।
किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान हो तो विविक्तकर का मान होगा, विविक्तकर का मान क्या होगा, 0 होगा। समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d का 10वां पद होगा। 10वां पद, प्रथम पद को हम लिखते हैं a, दूसरे पद को हम लिखते हैं a प्लस d, तीसरे पद को हम लिखते हैं a प्लस 2d, चौथे पद को हम लिखते हैं a प्लस 3d, पांचवें पद को हम लिखेंगे a प्लस 4d, छठवें पद को हम लिखेंगे a प्लस 5d, सातवें पद को हम लिखेंगे a प्लस 6d, आठवें पद को हम लिखेंगे a प्लस 7d और नौवें पद को हम लिखेंगे a प्लस 8d। और पूछा कौन सा पद है हमको, 10वां पद। तो 10वें पद को हम लिखेंगे a प्लस 9d। तो ए ऑप्शन हमारा वहाँ पे आएगा खाली स्थान में। तो यहाँ पे 10वां पद पूछा है तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 9d। वे सभी आकृतियाँ, अगला क्वेश्चन, वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु उनके माप समान होने की आवश्यकता नहीं है, खाली स्थान आकृतियाँ कहलाती हैं। इन आकृतियों को हम क्या कहते हैं, समरूप आकृतियाँ कहते हैं, समरूप। कह रहा है कि उनके माप समान हो, समान होने की आवश्यकता नहीं है, है ना। आकृतियाँ, सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान हो। अब देखिए, जैसे हमने एक वृत्तीय बनाया, देखने में तो एक जैसी आकृतियाँ हैं, लेकिन ये जो है छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, लेकिन जो है इनकी साइज, इनकी जो है आकृति का जो है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो इसकी माप अलग अलग है, लेकिन ये आकृतियाँ जो है समरूप हैं, एक जैसी दिख रही हैं। इसलिए छोटी हो या बड़ी हो, एक जैसी आकृतियों को हमेशा हम समरूप आकृति कहते हैं। बिंदु 0,4 खाली स्थान अक्ष पर स्थित है। 0,4, 0 और 4 अक्ष पूछ रहा है, किस अक्ष पर स्थित है। तो कल हमने बताया था, आज फिर बता दे रहे हैं। ये 0 होता है इधर, 1 2 3, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है, 1 2 3, ये वाई अक्ष है, -1 -2 -3, ये हमारा वाई डैश अक्ष है। बोल रहा है कि 0 हमारा जो है एक्स का मान होता है और ये हमारा वाई का मान होता है। इसको हम भुज भी कहते हैं और इसको कोटि कहते हैं। ये चीज़ आपको बनना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 0 एक्स अक्ष की तो लाइन ये है, तो यहाँ पे 0 तो है ही, तो 0 एक्स का मान 0 लेना है और वाई का मान 4 लेना है। तो अब देखिए 3 तो यहाँ है, आगे 4 होगा। अब देखिए हम किस अक्ष पर चल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हम चल रहे हैं वाई अक्ष पर। तो 0 और 4 किस अक्ष पर होगा, वाई अक्ष पर होगा। इसलिए बिंदु O 0,4 वाई अक्ष पर, यहाँ वाई भर देंगे, वाई अक्ष पर स्थित है। इस तरह दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे सही जोड़ी पे।
सही जोड़ी बनाना है। अब यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर 1 पहला क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? तो सरसमीका हम देखेंगे कि होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस दूसरी नंबर सरसमीका है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो हमको जो है यहाँ सेक पूछा है, तो सेक तो हम लिखेंगे यहाँ टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये क्वेश्चन में हमारा दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उसके बराबर क्या मिलेगा? टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो है पहले का एफ सही है। कॉट थीटा, कॉट का उल्टा तो हमको मालूम होता है टेन होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा। तो दूसरे का ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सरसमीका नंबर 1 है, 1 नंबर सरसमीका 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमको पूछा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन को हम उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो इधर तो कॉस स्क्वायर थीटा तो बचा है, 1 है, अब प्लस है, अब उधर गया चिन्ह प्लस था, उधर गया तो माइनस हो गया, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए फार्मूला हमारा बन रहा है पहली सरसमीका का। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो सही जोड़ी होगा वो वहाँ होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा ई में दिया है, इसको हम ले आके ई में मिला देंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का तो पूछ नहीं रहा, आधा वृत्त का, तो इसको क्या करेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर, आधे वृत्त का। तो अर्धवृत्त का जो चौथे का ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। वृत्त का परिध, परिध का फार्मूला तो सब लोग जानते ही होंगे। वृत्त का परिध का फार्मूला होता है 2 पाई आर। मूल बिंदु के निर्देशांक, अभी हमने बताया था ये जो भुज कोटि वाला क्वेश्चन हमने बताया था, यहाँ पे जो मूल बिंदु है जहाँ से एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों का जो निर्देशांक होता है वो 0 होता है, और यहाँ पे दोनों के निर्देशांक 0 और 0 ही होते हैं। मूल बिंदु यही है, इसलिए मूल बिंदु के निर्देशांक का जो ऑप्शन हमारा जो बी है ये हमारा सही है। इस तरह तीसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखेंगे। थेल्स प्रमेय का कथन लिखो। देखिए थेल्स प्रमेय का कथन आपको हम चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। और ये एग्जाम में जरूर आएगा। ये त्रिभुज है ए बी सी। प्रमेय है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी भुजा के समांतर हम रेखा खींच सकते हैं। एक भुजा, अब बीसी के समांतर हम रेखा खींचने जा रहे हैं। तो देखिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आपका थेल्स प्रमेय है। इस कथन को आप रिपीट करके लिख लीजिएगा। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आपका थेल्स प्रमेय हो गया। इस कथन को लिख लीजिएगा, कंप्लीट
करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना बनेगा। अब देखिए, ये हमारा पेड़ है, अब इसकी छाया इधर बन रही है क्योंकि सूर्य इधर है, ये सूर्य हो गए, और इधर जब पेड़ पर जो सूर्य की किरणें जब पड़ेंगी तो इसका जो है छाया इधर बनेगी। अब बोल रहा है कि जो छाया बन रही है वो कितना है, 10√3 मीटर है। ये जो छाया है ये है 10√3 मीटर, और लेकिन बोला है कि पेड़ जो है कितना ऊंचा है, 10 मीटर है, 10 मीटर है। अब इसको हम यहाँ से मिला दिए, अब देखिए यहाँ हम नाम दे देंगे त्रिभुज ए बी सी, लंब और आधार की बात कर रहा है, तो लंब बट्टे आधार बराबर होता है tan थीटा। लंब क्या है, 10 है, आधार क्या है, 10√3 है, tan थीटा। अब देखिए 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो आ गया हमारा 1/√3 बराबर tan थीटा। तो 1/√10 में किसका मान होता है, तो होता किसका है, tan 30 डिग्री का मान होता है, और यहाँ tan थीटा दिया है। अब देखिए tan का 30 में सम्मत गुणे का इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 30 बराबर tan थीटा बटे tan ए गुना था, इधर आया तो भाग गया, tan से tan कट गया, तो थीटा का मान हमारा आ गया 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो जो इसका आंसर होगा ये हमारा होगा 30 डिग्री। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्तीकर का सूत्र लिखना है। विविक्तीकर का सूत्र आपको हमने कल भी बताया था, d बराबर b² माइनस 4ac। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। छेदक रेखा, ये वृत्त हो गया, अब ये छेदक रेखा है। छेदक रेखा देखिए, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका जो है आंसर जो होगा लिख देंगे आप 2 बिंदुओं पर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। शंकु के आयतन का सूत्र लिखना है। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हमारा, इसमें हम लिख देंगे। अब देखिए समांतर माध्य ज्ञात करना है 3 3 4 5 5 का, तो हम समांतर माध्य निकालेंगे कैसे। समांतर माध्य कोई भी आएगा, आप लोग ऐसे ही निकालिएगा। सबसे पहले तो हम उन अंकों को जोड़ लेंगे, 3 3 4 5 5, 3 धन 3 धन 4 धन 5 धन 5, और बटे देखिए क्या करेंगे समांतर माध्य निकालने का तरीका। 3 और 2 संख्याएं कितनी हो, 5 संख्याएं, 5 का हम भाग देंगे इसमें, तो जोड़ेंगे 5 5 10, 10 4 14, 14 15 16 17 18 19 20, 20/5, 5 से भाग देंगे 4 बार चला जाएगा, आंसर हमारा 4 आ गया। मतलब कि समांतर माध्य क्या होगा, 4 होगा। ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। सत्य असत्य लिखना है। यदि ए बी सी ए पी में हैं तब बी बराबर ए प्लस बी सी बटे 2 है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि ए बी सी, तो ए बी सी में आप बात से पूरी क्लियर नहीं होगी, ए पी में है तो ए पी एक हम बना लेंगे,
मान लीजिए हम AP बनाए 2 4, 3 बनाना है। A का मान मान लीजिए कि A का मान हमने 2 ले लिया, B का मान हमने 4 ले लिया और यहाँ 6 ले लिया। ये हमारा C का मान हो गया। A का मान, B का मान, C का मान, AP हम A बना लिए। अब बोल रहा है कि तब B बराबर A प्लस C बटे 2 होता है क्या? मतलब कि यदि B का मान के बराबर हम पहला मान और दूसरे मान को जोड़ के 2 का भाग दे दें तो क्या B वाला ही मान निकल आता है? तो देखिए इसको चेक करेंगे। 4 B का मान लिए। अब देखिए यहाँ पे A प्लस C करना है। A का मान 2 है और C का मान 6 है और बटे 2, तो 4 बराबर 6 2 8 बटे 2, तो 2 से कट गया 4, तो 4 बराबर 4। देखिए हमारा जो है, जो B का मान है वो A और C के मान को जोड़ने के बाद जब 2 का भाग दिए हैं तो दोनों बराबर आ गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि B बराबर A प्लस C बटे 2 है। यह ऑप्शन सही है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान हमेशा 1 होता है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान हमेशा 0 होता है। तो ये ऑप्शन सही है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर गोले की त्रिज्या है। अब हम जानते हैं कि ये तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखा हुआ है, तो निश्चित है गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन गलत है। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं इसको भी आप समझ लें। देखिए अनंत बिंदुओं को जब हम मिला देते हैं, अनंत बिंदुओं को मिलाने पर एक वृत्त बनता है और वृत्त के जो परिधि होती है इस पर अनंत बिंदुएं होती हैं, इस पर अनंत बिंदुएं होती हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि हर एक बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो अनंत बिंदु है तो अनंत स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। ये भी ऑप्शन हमारा सही है। यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो 0 P देखिए प्रायिकता है, प्रायिकता का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 और 1 के बीच में ही कोई प्रायिकता हमको मिलेगी। और कल हमने इस क्वेश्चन पर चर्चा किए थे, पिछला वीडियो आप देखिएगा कि कोई भी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही होगी। 0 हो सकती है, 0 से छोटी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी और 0 1 होना संभव है। अर्थात 5वां नंबर ऑप्शन हमारा सही है। अब कल हमने इस क्वेश्चन पे भी चर्चा किया था। क्षैतिज तल के ऊपर की ओर देखने पर दृष्ट रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। जब हम नीचे से ऊपर की ओर, जैसे कोई पहाड़ है, नीचे से हम पहाड़ को देखेंगे तो नीचे हैं, हम ऊपर देख रहे हैं, तो उस समय अवनमन कोण नहीं बनेगा, उस समय उन्नयन कोण बनता है। इसलिए जो है बोल रहा है कि क्षैतिज तल के ऊपर की ओर देखने पर दृष्ट रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। अवनमन कोण नहीं बनता है बल्कि उन्नयन कोण बनता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इस तरह आज का जो है कि वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और सभी लोग, आप लोग ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को देखें और हर हालत में इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। अभी 2 वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। अब 8 तारीख के पहले हम 2 वीडियो और अपलोड कर देंगे। 4 वीडियो के ऑप्शन आप लोग ढंग से कंप्लीट कर लें, जिसमें परीक्षा में 100 में 100 आपको मिलने की पूरी संभावना बन जाए। और कोई यदि क्वेश्चन
किसी चैप्टर का आपको यदि समस्या है, उसका निदान लेना है, तो आप कमेंट्स में उस चीज़ को लिख के भेजें। उस चैप्टर पर हम वीडियो बना के आपको डाल देंगे, पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।